नमस्कार दोस्तों, बालाजी टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी का ध्यान जो बोर्ड के केंद्र बिंदु पर होना चाहिए। तो आज बढ़ते हैं, कौन सा पॉइंट है? स्थिर वैद्युतिक। स्थिर वैद्युतिक की बात की जाए तो इसकी खोज के बारे में बात की जाए तो खोज किसने की थी? थेल्स नामक वैज्ञानिक। किसने खोज आता है इसको? थेल्स नामक वैज्ञानिक। यानी कि आज 600 ईसा पूर्व किसने खोजा था? थेल्स वैज्ञानिक। यानी कि आज से 2500 वर्ष पूर्व थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी? स्थिर वैद्युतिक। थेल्स ने क्या किया? जब कहरवा नामक पदार्थ को जब रेशम से रगड़ा जाता है तो वह छोटे छोटे कणों को क्या करता? अपनी ओर आकर्षित करता। तो वह छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करता। यानी कि जो स्थिर वैद्युतिकी होती है उसके अंदर जो आवेश होता है वो क्या होता है? विचलन प्रकार का नहीं होता है, यानी कि एक रूप से एक जगह ही रहता है। लेकिन इसको जब घर्षण के द्वारा या किसी और अन्य विधि के द्वारा इसको किया जा सकता है? चलायमान किया जा सकता है। तो स्थिर वैद्युतिकी की खोज थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की। इन्होंने या मान लीजिए या किसी कंघी को हम सिर में रगड़कर उसको छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास में लेके जाते हैं तो वो क्या करते हैं? कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो ये किसने बताया था? ये स्थिर वैद्युतिकी का ही उदाहरण होता है। अगली बात की जाए तो अगला वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने किसके बारे में बताया था? जो आवेश होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है उसके बारे में बताया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश दो प्रकार का होता है। यानी एक तो होता है धनावेश और दूसरा कौन सा होता है? ऋणावेश। धनावेश और दूसरा ऋणावेश, दो प्रकार का आवेश होता है। यानी कि समान प्रकार का आवेश होगा तब तो उसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण। समान प्रकार के आवेश जैसे धनात्मक और धनात्मक आपस में आएंगे तो इनके मध्य में क्या होगा? प्रतिकर्षण। समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण होगा। जबकि विपरीत प्रकार का आवेश होगा। विपरीत प्रकार के आवेश में क्या होगा? आकर्षण होता है। यानी कि धनात्मक और ऋणावेश आवेश आपस में आएगा तब इसके बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश में क्या होता है? आकर्षण होता है। ये चीज। अगली बात की जाए तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक और मत दिया था, यानी कि तड़ित चालक, लाइटिंग अरेस्ट। तड़ित चालक की खोज भी किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक क्या करता है? यानी कि जो आकाशीय बिजली होती है, आकाशीय बिजली से सुरक्षा करने का काम कौन करता है? तड़ित चालक। तो आकाशीय बिजली से सुरक्षा। जो तड़ित चालक होता है वो बड़े बड़े भवनों के ऊपर या जो टावर या स्कूल से या जो भी मॉल होते हैं वहां पर लगाया जाता है। जो आपकी एचटी लाइन होती है उसके ऊपर सबसे ऊपर वायर होता है, वो भी किसका होता है? तड़ित चालक होता है। यह तांबे से निर्मित होता है। किससे निर्मित होगा? तांबे से। यानी कि जब दो समरूप प्रकार के जो बादल होंगे, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार का तो आवेश होगा, जब ये एक दूसरे से टकराते हैं, विपरीत प्रकार का आवेश, तब क्या होती है? बिजली कड़कती है। यानी कि तड़ित चालक की जो आकाश से बिजली आती है उसको बचाने का काम कौन करता है? तड़ित चालक। यानी कि आकाशीय बिजली से सुरक्षा करता है और तांबे से निर्मित होता है, ये होता है। और ये किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। तो स्थिर वैद्युतिकी खोज किसने की थी? थेल्स नामक वैज्ञानिक।
पेल्स ने क्या किया था, कहरवा नामक पदार्थ को किससे रगड़ा, रेशम के कपड़े या सिल्क से रगड़ने पर। तो वह क्या करता है, छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक तो धनावेश होता है, दूसरा कौन सा होता है, ऋणावेश। यानी कि समान प्रकार का आवेश होगा, यानी कि धनावेश एक जगह आएंगे तो उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। जबकि विपरीत प्रकार का आवेश जैसे धनावेश व ऋणावेश आएंगे तब उनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। और तड़ित चालक यानी कि आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तड़ित चालक। तड़ित चालक किस धातु के तार से निर्मित होता है, तो तांबे की धातु के तार से निर्मित होता है। आवेश उत्पन्न की विधि, देखो आवेश उत्पन्न करने की विधियां देखो। पहली आपकी विधि है घर्षण के द्वारा, यानी कि बाइफ्रिक्शन। घर्षण के द्वारा क्या होता है, जब मान लो किसी दो धातु होगी, अब उनको क्या करना है, आपको घर्षण करवाना है। यानी कि दो वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाने से या रगड़ने से क्या उत्पन्न होता है, आवेश का स्थानांतरण होता है। तो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से आवेश का स्थानांतरण, यानी दो धातु होगी, दो वस्तु होगी, यानी कि एक तो पॉजिटिव आवेश होगा और दूसरा कौन सा होगा, नेगेटिव आवेश। दो प्रकार का आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश और दूसरा कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव आवेश। जैसे बात की जाए बिल्ली की खाल, को किससे रगड़ करवाते हैं, एबोनाइट की छड़ से। एबोनाइट की छड़ पर रगड़ करवाने पर जो बिल्ली की खाल होगी उस पर तो कौन सा आवेश आ जाएगा, पॉजिटिव, और एबोनाइट पर कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव आवेश आ जाएगा। इसी प्रकार से जो कांच की छड़ होती है, उसे कांच की छड़, अब कांच की छड़ को किससे रगड़ करवाएंगे, सिलिक यानी कि रेशम के कपड़े पर। अब इससे रगड़ करवाने पर जो कांच की छड़ होगी उस पर तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आवेश, और रेशम पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आवेश। अगला है ऊनी वस्त्र। जैसे ऊनी वस्त्र को हम किससे रगड़ करवाएंगे, एबोनाइट। तो ऊनी वस्त्र पर तो पॉजिटिव आवेश होगा और एबोनाइट पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव आवेश। तो इस प्रकार से घर्षण के द्वारा। दूसरा होता है हमारे पास में आवेश उत्पन्न करने की विधि, पहली बताई थी घर्षण के द्वारा। दूसरा है चालन विधि के द्वारा। तो इसमें जो आवेश होता है, आवेश को स्थानांतरण करने के लिए हमें कितनी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो इसकी जो परिभाषा होगी, आवेश के स्थानांतरण के लिए दो संपर्कित वस्तुओं की आवश्यकता होती है, संपर्कित वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जैसे बल्ब हो गया एग्जांपल, बल्ब, हीटर, विद्युत प्रेस, केतली, जो भी वस्तुएं होती है यानी कि बिजली से चलने वाली, उनको चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हमें दो वस्तुओं की यानी कि कंडक्टर की आवश्यकता होती है, चालन के द्वारा। तो चालन के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, आवेश का स्थानांतरण कर सकते हैं। जैसे बल्ब हो गया, हीटर हो गया, तो आवेश को स्थानांतरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तीसरा है प्रेरण द्वारा। तो इसके अंदर जो आवेश होगा, आवेश का स्थानांतरण के लिए दो वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती, बिना संपर्क किए ही क्या करना होता है, आवेश का संचालन। बिना संपर्क किए
आवेश का स्थानांतरण, आवेश का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? चालन के द्वारा। एग्जाम्पल, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर हो गई, जनरेटर हो गया, इन सब के अंदर क्या होता है? प्रेरण के द्वारा इनमें क्या होता है? आवेश का स्थानांतरण। आवेश का यानी कि चालन के द्वारा इसमें क्या होती है? दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है, यानी कि चालन की आवश्यकता होती है। घर्षण के द्वारा इसमें घर्षण की आवश्यकता होती है। आवेश को चालन करवाने के लिए रगड़ा जाता है। इसमें चालन के द्वारा दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है। प्रेरण द्वारा यह मान लो कोई भी एक वाइंडिंग ये है, एक वाइंडिंग ये है। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, तो ये दोनों आपस में जुड़ी हुई नहीं होती, लेकिन फिर भी उनके अंदर क्या हो जाता है? आवेश का स्थानांतरण हो जाता है। वो कौन सी विधि होती है? प्रेरण के द्वारा। इसमें बिना संपर्क किए आवेश का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? प्रेरण के द्वारा। ट्रांसफार्मर हो गई, मोटर हो गई, जनरेटर हो गई, इस प्रकार से क्या किया जाता है? आवेश उत्पन्न की विधि की। देखो आवेश के गुण, जो आवेश होता है वो किस प्रकार की राशि होती है? तो एक योज्य राशि होती है। तो आवेश एक योज्य राशि, आवेश एक योज्य राशि होती है, योज्य राशि होती है, यानी कि गणना योग्य राशि होती है। किस प्रकार की राशि होती है? गणना, यानी कि जो टोटल आवेश होगा Qt बराबर क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इस प्रकार से। यानी कि एक योज्य राशि होती है, इनकी जुड़ने वाली राशि होती है। जैसे मान लो ये कोई भी एक पिंड है, यहां पर आवेश है 6Q, यहां पर माइनस का 2Q, चेक। इस प्रकार से क्या है? किसी भी पिंड के अंदर आवेश है, तो यहां पर जो टोटल आवेश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जुड़ेगा, यानी कि प्लस 6Q माइनस 2Q प्लस 4, इस प्रकार से। तो 6 4 कितने हो गए? 10, 10 में से 10 गए तो कितने बचे? 8। तो यहाँ पर टोटल जो मान आएगा, टोटल आवेश आएगा वो कितना आएगा? प्लस का आएगा, वो भी कितना? 8। इस प्रकार से जो आवेश होती है वो क्या होती है? एक योज्य राशि होती है, यानी कि जुड़ने योग्य राशि होती है। अगली बात की जाए तो आवेश एक क्या होती है? कमांटिकृत राशि होती है। आवेश एक कमांटिकृत राशि होती है। आवेश एक कमांटिकृत राशि होती है। क्वांट का मतलब होता है गणना योग्य, क्या होती है? राशि होती है, गणना योग्य राशि होती है। यानी कि कमांटिकृत का मतलब क्या होता है? ये पूर्णांक संख्या होती है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 या माइनस 1 2 या 3 4, ये क्या होती है? पूर्णांक संख्या। यानी कि जो कमांटिकृत का मतलब हो गया आवेश होगा, एक कमांटिकृत राशि होती है, यानी कि इसको कमांट यानी कि गिना जा सकता है, और वो किस में? दशमलव में नहीं गिना जाएगा, पूर्णांक संख्या होगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से, या माइनस में हो सकती है या प्लस में हो सकती है, लेकिन यह दशमलव में नहीं होगी। तो आवेश एक किस प्रकार की राशि होती है? कमांटिकृत राशि होती है। तो Q बराबर क्या होता है? प्लस माइनस एन। Q का मतलब क्या हो गया? आवेश। एन का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ई का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की घात माइनस के 19 गुना। 1.6 इंटू 10 की घात माइनस के 19 गुलाम क्या होता है? आवेश। नेगेटिव आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर प्लस माइनस एन ई होता है। आवेश किस प्रकार की राशि होती है? एक योज्य राशि होती है।
दूसरी बात की जाए तो दूसरा कौन सा था, एक क्वांटिटी करते हैं कि गणना योग्य राशि। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार से आता है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, Q बराबर क्या होगा, N, यहां पर आवेश का मान कितना दे रखा है, एक कूलम, Q का मान कितना दे रखा है, एक कूलम, बराबर N का मान आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन तो ज्ञात कर लिया, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, N × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो N का मान ज्ञात करना है, तो N बराबर 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो माइनस में ऊपर जाएगी संख्या, तो यहाँ पर 10⁻19 1.6, अब इसमें भाग देंगे तब क्या आएगा 0.625 × 10⁻19 कूलम, या क्या आएगा इसमें 6.25 × 10⁻18 कूलम। ये इस प्रकार से क्या किया जाता है, आवेश क्या होती है क्वांटिटी करते यानी कि क्वांटिटी करते यानी कि गणना योग्य राशि। तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात की जाती है। अगली बात की जाए, आवेश एक किस प्रकार की राशि होती है, संरक्षित राशि होती है। आवेश एक प्रकार की संरक्षित राशि होती है। तीसरा पॉइंट कौन सा, आवेश एक प्रकार की संरक्षित राशि होती है, संरक्षित राशि होती है। संरक्षित का मतलब होता है न तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। संरक्षित का मतलब क्या होता है, न तो उत्पन्न किया जा सके, न तो उत्पन्न किया जा सके और न ही नष्ट किया जा सके, और न ही नष्ट किया जा सके। इस प्रकार की राशि को क्या कहा जाता है, संरक्षित राशि। तो आवेश किस प्रकार की राशि होती है, एक संरक्षित राशि होती है, अदिश राशि भी होती है। तो आवेश के अंदर कितने प्रकार के बताए थे, आवेश के गुण कितने होते हैं, आवेश एक योज्य राशि होती है पहला, दूसरा कौन सा बताया था, आवेश एक संरक्षित राशि होती है, और आवेश एक क्वांटिटी करती है यानी कि गणना योग्य राशि होती है। तीनों समझ में आया कि नहीं आया। आवेश के मात्रक, आवेश का मात्रक, जो आवेश का मात्रक होता है वो ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, कूलम होगा, जिसको C के द्वारा क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। एक होता है CGS मात्रक, CGS मात्रक होता है ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम, और CGS मात्रक क्या हो जाएगा, ASU। तो एक कूलम में कितने ESU होता है, तो 3 × 10⁻9 ESU, यानी कि एक कूलम में कितना ESU होगा, 3 × 10⁻9 ESU होता है। एक फेराडे में कितना कूलम होता है, तो 96,500 कूलम होता है। 96,000 कितना होगा, 500 कूलम होगा। फेराडे होता है, तो फेराडे सबसे बड़ा मात्रक होता है किसका, आवेश का। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, फेराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, बड़ा मात्रक कौन सा होता है, फेराडे। देखो आवेश का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक तो क्या हो जाएगा, कूलम, जिसको किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, C के द्वारा। CGS मात्रक क्या होता है, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। एक कूलम में 3 × 10⁻9 ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है।
एक फेराडे में कितना गुलाम होता है? 6500 गुलाम होगा। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रा कौन सा होता है? फेराडे होता है। अगली बात की जाए तो आवेश की गणना किसके द्वारा की जाती है? आवेश की गणना, तो आवेश की जो गणना की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो आवेश की गणना की जाती है विद्युतदर्शी के द्वारा। विद्युतदर्शी यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा। इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा तो आवेश की गणना की जाती है विद्युतदर्शी यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा की जाती है। आवेश का मात्रक SI मात्रक कूलम हो जाएगा, CGS मात्रक AHU। एक कूलम में कितना AHU होता है? तो 3 × 10⁻9 AHU। एक फेराडे बराबर कितना होता है? 6500 कूलम होता है। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फेराडे होता है। और आवेश की गणना विद्युतदर्शी यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा की जाती है।